नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम प्रश्न पत्र 6 को हल करने वाले हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान यूपी कांस्टेबल के प्रश्न पत्र 6 को आज हम हल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? थोड़ा सा आप लोग को समझ के इस प्रश्न का उत्तर देना होगा दोस्तों। बताइए आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था। आप लोगों को समझना होगा कि वायसराय का पद कब आया। आप लोगों ने सुना होगा कि 1897 में 1897 मतलब 1857 में एक क्रांति हुई थी। इसी क्रांति के बाद भारत में वायसराय का पद स्थापित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था, आप लोग यदि इसे देखेंगे तो इसका जो शासनकाल था वह मुख्य रूप से 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था इसका शासनकाल। और 1858 से, यानी कि 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 से ये जो था ये वायसराय हो गया था। उसके पहले ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था। आप लोगों को पता होगा कि जब 1857 में क्रांति हुई थी तो उसके पहले जो भारत में मुख्य रूप से जो व्यक्ति था, जो सबसे मतलब उच्च पद का जो अधिकारी होता था, वो जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासित किया जाता था, यानी कि वो उसके कंट्रोल में रहता था। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद ये जो पद है, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था वह बदल कर वायसराय में हो जाता है। और अब जो वायसराय था वह किसे इंडिकेट करता है? वह मुख्य रूप से वह शासित होता था सीधे क्राउन से, यानी कि इंग्लैंड के राजा या रानी से। और जब 1857 की घटना हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भी जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही बना रहा, लेकिन उसका जो पद था वो वायसराय का हो गया। यानी कि अब जो भारत पे शासन स्थापित हुआ था वह सीधे क्राउन से अब उनको सारी चीज़ें मिल रही थी और सभी प्रक्रिया जो था वो क्राउन से उन्हें देखने को मिलता था दोस्तों। यहाँ पे यदि हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था और इसका जो शासनकाल था वह 1886 से लेके 1893 तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1886 से लेकर 1886 नहीं बल्कि 1786 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 1786 से लेकर 1793 तक था। और दूसरी बार भी इसका जो शासनकाल था, यानी कि दूसरी बार भी ये भारत आया था एज ए गवर्नर जनरल के रूप में, जिसका शासनकाल जो था वह 1805 ईस्वी में था, यानी कि 1 साल के लिए पुनः गवर्नर जनरल के पद पे आया था भारत। यदि हम पीट्स की बात करें, पीट्स आपने यहाँ पे शब्द सुना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं इस प्रश्न के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हों कि आखिर इसका क्या मतलब होता है और ये शब्द कहाँ से आए और ये कौन थे। पीट्स के बारे में बात करें तो आप लोगों ने पीट्स इंडिया एक्ट नाम सुना होगा, जो कि भारत में मुख्य रूप से जो पीट्स इंडिया एक्ट था वह 1784 ईस्वी में आया था। और 1784 में जो ब्रिटेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे 1784 में, वो उनका जो नाम था वह विलियम पिट था, यानी कि विलियम पिट उनका नाम था। और इसी विलियम पिट के नाम से पिट्स आया, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट का जो एक्ट आया था वो 1784 में विलियम पिट के शासनकाल के दौरान आया था। यानी कि उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे। यदि हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने समझ ही लिया, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यदि हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव को मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का जो मुख्य रूप से है, इन्हें संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए संस्थापक माना जाता है क्योंकि इनके शासनकाल से पहले या फिर इससे व्यक्ति से पहले भारत में ब्रिटिश शासनकाल था उसका जो कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी जो नहीं की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो स्थिति थी वो बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। इसी के शासनकाल से एक बहुत सारे युद्ध होते हैं उस समय, और उस युद्ध में मुख्य रूप से देखा जाए तो अब जो ब्रिटेन का जो एक प्रकार की स्थिति थी वह भारत में काफ़ी मजबूत हो जाती है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यदि हम अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के पहले बहुत सारे जो यूनानी शासक थे वह भारत में विभिन्न स्थानों पर शासन करते थे, लेकिन जब जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल स्थापित होता है, यानी कि मौर्य वंश का शासनकाल स्थापित होता है, तो फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त जो हैं वह सभी यूनानियों को भारत से भगा देते हैं युद्ध के माध्यम से, और उन्हें डरा धमका के सभी जो यूनानी थे वह भारत छोड़ कर चले जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी, यानी कि सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी। आपको जवाब देना होगा दोस्तों, बताइए इसका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये मुख्य रूप से गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बाद इल्तुतमिश का शासन आता है, और इल्तुतमिश के शासन के बाद जो है वह सुल्तान रजिया बेगम शासिका बनती हैं, और ये भारत की पहली महिला शासक के रूप में जानी जाती है रजिया बेगम। रजिया बेगम जो थी वह इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। इल्तुतमिश के पुत्र भी थे, लेकिन इनके जो पुत्र थे उतने अधिक योग्य नहीं थे, इसलिए रजिया सुल्तान को बनाया जाता है एज ए सुल्तान भारत का, गुलाम वंश के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर लाला हरदयाल। लाला हरदयाल यानी कि सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यदि गदर पार्टी की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1913 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी, वह सैन फ्रांसिस्को यानी कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। और इसके साथ अन्य नाम भी जुड़े हुए हैं लाला हरदयाल के साथ ही। यदि सरदार सोहन सिंह भाकना का नाम आता है, भाकना का नाम आता है, और साथ में केसर सिंह का यदि नाम आता है, तो वो भी जो थे वो इस संस्था से जुड़े हुए लोग थे। तो अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें लाला हरदयाल का नाम ही आता है, लेकिन यदि लाला हरदयाल का नाम नहीं है तो आप सरदार सोहन सिंह भाकना या फिर केसर सिंह का भी नाम यदि उसमें हो तो उसे आप लगा सकते हैं। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम। आप लोग को समझना होगा कि साबरमती आश्रम से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और ये जो यात्रा था एक प्रकार का यात्रा था जो यहाँ से प्रारंभ हुआ था, और वो दांडी के लिए, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। दांडी के लिए वह जो थे महात्मा गांधी पहुँचे थे साबरमती आश्रम से दांडी तक, और यहाँ पर जाकर इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वहाँ तक पहुँच कर जो नमक कानून था उसे तोड़ने का कार्य किया था दोस्तों। तो इसका जो प्रारंभ था वो साबरमती आश्रम से ही हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि लोथल। लोथल मुख्य रूप से गुजरात में स्थित है, गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है, और यह मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान था दोस्तों। यदि हम कालीबंगा के बारे में बात करें तो जोता हुआ खेत आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। जोता हुआ खेत इसकी मुख्यता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रमुख चीज़ें यहाँ पे मिली है वहाँ पे जोता हुआ खेत यहाँ पे प्राप्त हुआ है। रोपड़ की बात करें तो यहाँ पे कुत्ते के साथ मानव का समाधान प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो भी मुख्य रूप से जहाँ पे व्यक्तियों को गाड़ा गया है यानी कि दफनाया गया है मरने के बाद उन्हें, तो यहाँ पे एक खासियत ये थी कि व्यक्तियों के हड्डियों के साथ साथ, यानी कि आदमियों की हड्डियों के साथ साथ वहाँ पे कुत्ते की भी हड्डी प्राप्त हुई है। तो यह कुछ अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है रोपड़ में। और यदि हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार के तौर पे इसे जाना जाता है, यानी कि इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किससे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे उन्हें सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। भाई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, यानी कि आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन जो द्वीप हैं वह ज्वालामुखी द्वीप हैं भारतीय क्षेत्र में। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए, यानी कि बैरन एवं नारकोंडम जो द्वीप हैं वह भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको जवाब देना होगा कि किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। बताइए आपका क्या जवाब होगा दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा। कर्क रेखा जो है वो ओडिशा से होकर नहीं जाती है। आप लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है, जो है वह कर्क रेखा है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से काटती है। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। यहाँ पे 3 का नाम यानी कि त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम दिया हुआ है। इसके साथ ही यदि हम बात करें पूरब से पश्चिम की ओर, यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे तो आप गुजरात जो है, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, साथ ही छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और झारखंड यहाँ पे दिया हुआ है, झारखंड से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल का नाम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है दोस्तों। और त्रिपुरा यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण का क्या कारण है, यानी कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अभी देखिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है आपका जो चमक रहा है और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और यहाँ पे पृथ्वी आ जा रही है। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, हाँ, और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और यहाँ पे चंद्रमा है और ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। अब ये होता ही है कि जब सूर्य की जो रोशनी है वो जो रिफ्लेक्ट हम लोग को दिखाई देता है यहाँ पृथ्वी पे, वो क्या होता है कि अब ये चंद्रमा पे नहीं बन पाता है, चंद्रमा की इधर उधर निकल जाता है, जिससे होता यह है कि चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है पृथ्वी से, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है और चंद्रमा का कोई अपना रोशनी है ही नहीं, वह सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, वह एक प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मुख्य रूप से जो घटना होती है वो मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन ही होती है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण का जो घटना होता है वो भौगोलिक घटना जो होती है वह मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन ही होता है। और पूर्णिमा के दिन ये इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है कि जो पृथ्वी की छाया होती है वह चंद्रमा पे पड़ने लगती है और चंद्रमा हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, यानी कि बहुत अधूरा दिखाई देगा या कभी कभी पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि हम पहले स्थिति को देखें, यानी कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए और मान लीजिए अब ये चंद्रमा यहाँ पे ना हो के ये धीरे धीरे घूम के इधर आ जाए, यानी कि इस साइड घूमते हुए चली जाए, तो अब होगा ये कि अब क्योंकि जो सूर्य हम लोग को दिखाई दे रहा था, अब ये सामने चंद्रमा आ जाएगा, तो यहाँ से होगा ये कि पृथ्वी से हमारा जो सूर्य का कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये जो होता है यह अमावस्या के दिन ही होता है दोस्तों। यहाँ पे जो बी की स्थिति बताई गई है, यानी कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा तो आस पास ही हैं, लेकिन पृथ्वी से जो सूर्य है उसकी दूरी बहुत अधिक है और ऐसी कभी भी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी कि सूर्य जो है वह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच चली आए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह काफ़ी भयावह होगी और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह भौतिक नियमों को तोड़ने वाला होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सेबी का पूरा रूप है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वह मुख्य रूप से हो जाएगा डी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्य रूप से एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से व्यापारिक नियमों को नियमन करने का कार्य करता है, सेबी। और सेबी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वह सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग जो होता है दोस्तों वो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस्पात उद्योग में काम करना चाहते हैं या फिर उसकी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक ऐसा काम है जिसमें बहुत अधिक पैसा लगने वाला है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों क्या होता है इसका जवाब?
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है देश का, यानी कि इस समय जो नरेंद्र मोदी जी हैं वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 51 क। आप लोग को पता है कि हमारे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ये बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और संविधान संशोधन करके जो भारतीय संविधान का जो भाग 4 ए है, 4 ए में इसे जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। भाग जो 4 है वह डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और इसमें भाग 4 ए में जोड़ के इसमें मूल कर्तव्य को इसमें बाद में जोड़ा गया था दोस्तों। यदि हम अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 जो है मुख्य रूप से डीपीएसपी का ही भाग है, यानी कि डीपीएसपी का आप मान सकते हैं कि अंतिम अनुच्छेद है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है अनुच्छेद 51 में दोस्तों। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में जो है वह भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में यहाँ पे विवरण मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारी से संबंधित मामले निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारी नहीं, मतलब यहाँ पे मूल अधिकार होगा, ये गड़बड़ हो गया है। यानी कि मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है, कौन सा केस जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो मामला था वह मूल अधिकार से संबंधित था। और मूल अधिकार से इसलिए क्योंकि गोलकनाथ नामक जो 2 भाई थे, और उसमें हो था कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लगभग 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। और पंजाब राज्य ने कुछ नियम लागू करके इन्होंने ये कहा था, यानी कि पंजाब राज्य ने ये कहा था कि हम सीमित मात्रा में किसानों को उनकी भूमि देंगे, और जो एक्स्ट्रा भूमि होगी वो हम ले लेंगे उनसे। अब इसमें बात ये थी कि हमारे जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पे ये मामला हुआ था कि वो हमारे मौलिक अधिकार को छीन लिया जा रहा है। तो ये जो मामला था वह मूल अधिकार से ही संबंधित था। हालांकि बाद में जो संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार अब बना दिया गया है दोस्तों, यानी कि वो हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जो है वह भाग 1 का हिस्सा है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 1 का हिस्सा है। और अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में और 3 में यदि हम बात करें, अनुच्छेद 2 और 3 की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश संसद किस प्रकार से कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थगन किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या फिर नामों में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, यह सब अनुच्छेद 2 और 3 में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने की जो उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि हितोपदेश की रचना की, यानी कि हितोपदेश के जो था वह उसकी रचना किसने की है? बताना है आपको दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो नारायण पंडित हो जाएगा, यानी कि उत्तर बी हो जाएगा सही। इसमें बहुत लड़के विष्णु शर्मा कर देते हैं, जबकि विष्णु शर्मा और नारायण शर्मा में कन्फ्यूजन हो जाता है, नारायण पंडित में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वह ये है कि हितोपदेश की जो कहानियाँ है वो नारायण पंडित ने लिखा है, और विष्णु शर्मा की जो किताब है उसका जो नाम है वह पंचतंत्र है। आप लोग को याद रखना होगा कि पंचतंत्र इनकी रचना है विष्णु शर्मा की।
भवभूति की जो रचना है इसके बारे में यदि बात करें तो उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम जो है वो भवभूत की है, और पतंजलि की जो है वो योग सूत्र है, योग सूत्र है। और नारायण पंडित जो की जो रचना है वह हेतुपदेश की कहानियाँ हैं, और विष्णु शर्मा की जो है वह पंचतंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि बेकिंग पाउडर जो होता है जो डबल रोटी बनाने के काम में आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे पकवान में जिसको मुख्य रूप से फुलाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, या फिर पाव रोटी हो गया, या फिर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो इडली बनाई जाती है, ऐसी चीज़ों में खमीर कोटना आवश्यक होता है, जिसके लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो मुख्य रूप से है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा के रूप में जानते हैं, जिसका प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग को पता है कि इसे हम मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। और सोडियम सल्फेट यदि हम बात करें तो इसे भी हम कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मुख्य रूप से नमक होता है साधारण, ये साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, यानी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और इसका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं, यानी कि खानों में नमक डालने के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? बताइए दोस्तों क्या है आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा साइबर जासूसी। स्पाईवेयर मुख्य रूप से एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है, कंप्यूटर या फिर किसी प्रकार के सिस्टम में इंस्टॉल करके जो प्रयोग करता होता है उस कंप्यूटर का, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है कि आखिर वह क्या चला रहा है, यानी कि किस प्रकार की सर्चिंग कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, कौन सी गतिविधि कर रहा है। ये सभी की सभी जो जासूसी करता है वह स्पाईवेयर के माध्यम से किया जाता है, और इसकी जानकारी दूसरों को हो जाती है दोस्तों। स्पाईवेयर मुख्य रूप से देखिए इसका प्रयोग गलत काम के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं हो पाती है प्रयोगकर्ता को। तो कई बार बाहरी जो तत्व होते हैं वह किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्तिगत जो यूज करता होते हैं, जो प्रयोग करता होते हैं, उसे परेशान करने के लिए स्पाईवेयर उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है। या फिर बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने मुख्य रूप से देखा जाए तो अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं, उन पे नज़र रखने के लिए भी स्पाईवेयर का वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके, यानी कि हेड को पता चल सके कि आखिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वह अपने कंप्यूटर पे किस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, या फिर किस प्रकार की गतिविधि को अपना रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 5। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल 5 विश्वविद्यालय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब ये हुआ कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दी होती है, और जो काम करते हुए भी एक प्रकार की डिग्री या फिर डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, वह मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर सकते हैं। इन्हें इसमें रेगुलर क्लास नहीं लगती है, ये मुख्य रूप से ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाता है, ऑनलाइन इसमें पढ़ाई होती है, और पेपर भी आराम से हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो जिसकी पहुंच जो है अच्छे विश्वविद्यालयों पे नहीं हो पाती है, यानी कि उनके आसपास, घर के आसपास ऐसे विश्वविद्यालय नहीं होते हैं जहाँ पे वह जाके पढ़ाई कर सके, डिग्री हासिल कर सके, ऐसे लोग भी इस विश्वविद्यालय का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व पंसोई और दियाई उत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जौनसारी जनजाति द्वारा बित्सु पंचोई और दियाई उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। यदि हम यहाँ पे राजी की बात करें तो राजी मुख्य रूप से कर्क एवं मकर संक्रांति नामक त्यौहार मनाते हैं। भोटिया मुख्य रूप से कंडाली या फिर जिसे हम किरजी कहते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। और माहीगीर जो है वो मुख्य रूप से इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है, तो ये इस्लामिक परंपराओं के अंतर्गत चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संस्कृत्यायन संस्थान की किस दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। यानी कि राहुल संस्कृत्यायन नामक जो संस्थान है गोरखपुर में, वहाँ पे किस वस्तु का संग्रह किया गया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि मुहरों और दानपत्र और सिक्कों का यहाँ पे संग्रह किया गया है राहुल संस्कृत्यायन संस्था, यानी कि जो कि गोरखपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसे हम पुलिस कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि भर्ती किए गए हैं उन्हें हम पुलिस शब्द के अंतर्गत उन्हें हम सम्मिलित करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है। बताइए दोस्तों का क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसा कर सकता है, वह फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश दे सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो यूनाइटेड प्रोविंस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले यानी कि अंग्रेजों के समय में इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। या दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र सबसे अधिक प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक जब नष्ट हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, वह जैव भू रासायनिक चक्र पे पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं तप्त स्थल। तप्त स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। बताइए दोस्तों किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। जी दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा IUCN। IUCN का जो पूरा नाम है वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसका हिंदी मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है। और इसमें रेड डेटा बुक यहाँ पे संकलित किया जाता है इनके द्वारा। और ये रेड डाटा जो मुख्य रूप से बुक होती है वह किसके बारे में होती है, वह लुप्त प्राय जीवों के बारे में होती है, यानी कि जिनका जो जीवन है, जिस ऐसे जीवों का जो जीवन जो संकट में है, संकटग्रस्त जो जीव हैं उनको संकलन किया जाता है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। और IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यह कार्य करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा एंटी रोमियो दल। एंटी रोमियो स्क्वाड आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना जो था वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। और ये मुख्य रूप से महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई पहलू थे। इसमें आप कई सारे मतलब विवाद भी उत्पन्न हुए थे। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे दो लोग, यानी कि हो सकता है कि वह भाई बहन भी हो, और जब वो साथ में घूमते थे तो पुलिस वालों के द्वारा वह पकड़ लिए जाते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। कई सारे ऐसे केस आए थे और ये मुख्य रूप से महिला सुरक्षा से संबंधित था। और इसमें मुख्य रूप से ऐसे आवारा किस्म के लड़कों को पकड़ने का कार्य दिया गया था, जो मतलब जो फालतू में इधर उधर घूमते हैं सड़कों पे और बेवजह के कमेंट जो करते थे, लड़कियों को परेशान करने का जो काम करते थे, उस पर नकेल कसना चाहिए था। लेकिन पुलिस जो थी वह इस काम को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस है वह इन सभी कार्यों के लिए अभी प्रशिक्षित नहीं है। तो ऐसे लोग जो मतलब एक लड़की या फिर लड़का जो सहमति से आपस में बात कर रहे थे, तो उन्हें भी कई बार परेशान किया गया इस कानून के तहत। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए दोस्तों को क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। यदि हम विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यदि हम अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न है GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब।
या दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिक होता है और कुछ अल्फ़ाबेटिक होता है और दोनों को मिलाकर 15 संख्याएं होती हैं जीएसटी नंबर में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि देहरादून। देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान स्थित है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारा जो चैनल होगा वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़ भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको तय समय पर या फिर सही समय पर आपको मिल सकें दोस्तों।